नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दूसरे दिन भी जारी अनुराग और तापसी के ठिकानों पर आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी। पुणे के होटल में दर्ज हुए दोनों के बयान। महाराष्ट्र पुलिस का शर्मनाक कारनामा आया सामने। हॉस्टल की लड़कियों को बिना कपड़ों के नचवाया। वीडियो सामने आने के बाद विधानसभा में गूंजा मामला। बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगी शिवसेना। ममता बनर्जी के साथ मजबूती से खड़ी होगी पार्टी। संजय राउत ने किया ऐलान। केरल विधानसभा चुनाव में भाजपा मेट्रो मैन को बनाएगी सीएम उम्मीदवार। प्रदेश प्रमुख के सुरेंद्रन ने किया ऐलान। पाकिस्तान में चीन की कोरोना वैक्सीन से मचा बवाल। टीका लगाने के बाद भी 3 हेल्थ वर्कर्स हुए पॉजिटिव। रुक करते हैं पहली खबर का। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से टैक्स चोरी के मामले में आईटी अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। मामले में पुणे की होटल में दोनों के बयान दर्ज किए गए हैं। इस दौरान तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के मोबाइल फोन भी अलग रखवा दिए गए। सर्च अभियान के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी सभी डिजिटल डिवाइस का बैकअप रख रहे हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैट का भी बैकअप लिया जा रहा है, जिसके बाद उसकी जांच होगी। सर्च पूरी होने के बाद अगर किसी सामान को जब्त करना होगा तो वो भी किया जाएगा। आईटी सूत्रों की माने तो उन्हें सर्च ऑपरेशन के दौरान पुख्ता सबूत मिले हैं। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से बात की गई है पुख्ता सबूत मिलने की, दोनों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, क्या क्या बातें उसमें सामने आई हैं, क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह मसला टैक्स चोरी का है। दैट टू इनकी एक कंपनी होती थी फैंटम फिल्म्स, जिन्हें इन लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया कि 2018 में ये कंपनी ये लोग ख़त्म कर रहे हैं, और 4 दोस्त मिलकर इन लोगों ने शुरू किया था और उसके बाद ये लोग अलग अलग रास्ते पे चले गए। लेकिन इनकम टैक्स के पास वो सबूत मिल गए हैं जिससे ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में इन लोगों ने तो ये हवा फैला दी कि ये फैंटम फिल्म्स ख़त्म हो गई। लेकिन आरओसी के जरिए ये साबित हो रहा है कि पेपर पे ये कंपनी अभी भी मौजूद है। मतलब ये कंपनी ये खत्म नहीं हुई थी, ये इसका कारोबार अभी भी चल रहा है। 1 नंबर 2 कि जो पूछताछ के दौरान अनुराग कश्यप ने जो बातें कही हैं कि ये जो 2011 से 2018 तक इससे जो इनकम उनको मिला है, जिस तरह के रिटर्न्स इन्होंने फाइल किए हैं, उसमें बहुत घालमेल है। और तो और पूछताछ के दौरान इनकम टैक्स कमिश्नर को ये साफ साफ लग रहा है कि अनुराग कश्यप वो झूठ बोल रहे हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स देने में वो हिचक रहे हैं, और इसलिए जो काम कल तक खत्म हो जाना चाहिए था वो आज भी जारी है। और जिस तरह के सबूत मिल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये इनकम टैक्स का छापा, ये पूछताछ आगे 1-2 दिन और चलते रहेगी। यानी कि आईटी अधिकारियों को इस छापेमारी के दौरान कई पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल जैसे ये दिग्गज अभिनेता और डायरेक्टर्स सब मुश्किल में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के एक शर्मनाक कारनामे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र के जलगांव स्थित सरकारी अस्पताल में महिलाओं के हॉस्टल में कुछ पुलिस कर्मियों और उनके साथियों ने मिलकर लड़कियों को बिना कपड़ों के नाचने को मजबूर किया। सामाजिक संस्थानों ने जिलाधीश के पास इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही इस घटना का वीडियो भी सबूत के रूप में पेश किया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस हॉस्टल में गलत काम किए और कराए जाने की खबरें सामने आती रही हैं। डॉक्टर मनीष, उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान कई किस्से सामने आए हैं और अब एक और महाराष्ट्र पुलिस का शर्मनाक कारनामा है, ये भी सामने आया। जैसे ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई, अखबारों में आने लग गई, टेलीविजन पे दिखने लग गया, तो आनन फानन महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार ने फौरन एक जांच के आदेश दे दिए और कहा 48 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट आ गई, और वहाँ के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने जेम्स बॉन्ड की तरह आकर के उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि उन्होंने जो जांच करवाए हैं उससे ये साफ साफ मालूम चल रहा है कि भाई ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं, और जो लड़की ने ये कंप्लेन किया है उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब आप देखिए कि किस तरह के इनसेंसिटिव तरीके से इतने सेंसिटिव मुद्दे को महाराष्ट्र की सरकार डील कर रही है। सोशल मीडिया में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक तरह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ रहा है, लेकिन
महाराष्ट्र की पुलिस तो स्कॉटलैंड यार्ड है, वो कुछ भी कर सकती है, उसको बचाने के लिए सरकार भी खड़ी हो सकती है। कोई इंडिपेंडेंट जो महाराष्ट्र के सरकार की एजेंसी ना हो, वैसा कोई अधिकारी, वैसी कोई एजेंसी, उससे अगर इसकी जांच कराई गई होती तब सच का पता चल पाता। वैसे भी महाराष्ट्र में सच और न्याय की अपेक्षा करना अब ये तो बहुत ही दूर की कौरी हो गई है, और इसलिए ये इस मसले को लिपापोती किया जा रहा है। बेशक इस पे राजनीति जमकर होगी। यानी कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को दबाया गया और पुलिस को बचाया गया, उससे उद्धव ठाकरे की सरकार कितनी नाकारा हो गई है, इस बात का भी प्रमाण सामने आ गया है। उधर बंगाल चुनाव में जहां इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवसेना भी बंगाल में अपनी किस्मत आजमाएगी, वहीं शिवसेना नेता ने आज अपने बयान के बाद ये साफ कर दिया है कि शिवसेना ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही शिवसेना ने बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन करने का भी ऐलान कर दिया है। संजय राउत ने कहा कि सभी एम मतलब मनी, मसल और मीडिया को ममता बनर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए शिवसेना ममता दीदी के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। इसके साथ ही पार्टी सीएम बनर्जी की जीत के लिए दुआ करती है। शिवसेना को लगता है कि वही बंगाल की असली टाइगर है। डॉक्टर मनीष, शिवसेना के इस ऐलान के क्या मायने हैं? क्यों ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं? क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, ये शिवसेना के ढकोसलेपन का और इसको बैंक करप्सी का ये जीता जाता एग्जाम्पल है। कुछ दिन पहले ये टाइगर बन रहे थे कि बंगाल में जाकर के हम चुनाव लड़ेंगे। क्या हुआ उसका? यही संजय राउत का बयान था कि बंगाल में भी हम जाकर चुनाव लड़ेंगे। अब वहाँ इनको आदमी नहीं मिले, कोई पूछने वाला नहीं है उद्धव ठाकरे को बंगाल के अंदर। बंगाल में जाकर के वो करेंगे क्या? 4-5 आदमी भी नहीं मिलेंगे, 4-5 उम्मीदवार तक नहीं मिलेंगे। तो अब इन्होंने दूसरी, जिसको कहते हैं पैतरेबाजी करना, उन्होंने पैतरेबाजी करना शुरू कर दिया। किसके साथ चले गए? तो ममता बनर्जी के साथ चले गए। ये भी तो कम से कम सोचा होता कि भाई अगर आप ममता बनर्जी के साथ अगर वहाँ पे खड़े हैं तो महाराष्ट्र में आप कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों हैं? मतलब आप अपने ही अलायंस पार्टनर के खिलाफ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के समर्थन में खड़े हैं, वहां तो कांग्रेस पार्टी ममता के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो ये बताता है कि शिवसेना कितनी पथभ्रष्ट पार्टी हो गई है। इनको समझ भी नहीं आ रहा कि कहां खड़ा होना है, किसको समर्थन देना है और किसका विरोध करना है। ममता बनर्जी को ये टाइगर बता रहे हैं, तो ये भी इनको बताना चाहिए कि इस पर उनकी क्या राय है कि ठीक ये जो चुनाव की घोषणा हुई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से ठीक पहले ममता बनर्जी ने चोरी से ये 2,60,00,000 रुपए फुरफुरा शरीफ दरगाह को जो दे रही है, कि क्या उद्धव ठाकरे इसके साथ हैं, इसके पक्ष में हैं? और अगर पक्ष में हैं तब तो कुछ बात ही नहीं है, लेकिन जो भी है इनको खुल के सामने आना चाहिए। और ममता बनर्जी की अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत, दे शुड गो टू बंगाल, कलकत्ता में जाकर के ममता बनर्जी के साथ उन्हें रैली में शामिल होना चाहिए। यानी कि जब बंगाल में शिवसेना अपनी किस्मत नहीं आजमा पाई तो पार्टी की ओर से ये नए पैतरेबाजी की गई। वहीं केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। मेट्रोमैन ई श्रीधरन केरल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। इससे पहले इस साल मार्च अप्रैल में होने जा रहे केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की राज्य यूनिट ने 16 सदस्यीय राज्य चुनाव समिति का गठन किया था, जिसमें मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी शामिल हैं। केरल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने बयान में कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अनुमति से 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर मनीष, क्या मायने हैं ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने के? इसके मायने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गंभीर हैं, और सबसे बड़ा इसका असर वो तो उस दिन ही दिख गया था जिस दिन श्रीधरन साहब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अचानक से ये जो वामपंथियों का गैंग है, ये लुटियन गैंग, ये जो खान मार्केट गैंग है दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े पत्रकार, इनके छाती के ऊपर जो है वो सांप लौटने लग गया कि अरे इतना बड़ा आदमी, इतना कर्मठ आदमी, इतना ऐतिहासिक पुरुष वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गया। और तो और इस पे मिर्च डालने का काम श्रीधरन साहब ने इस तरीके से किया। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में विकास हो सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अब इस तरह के लोग अगर किसी पार्टी में जुड़ते हैं तो वो जो तमाम लोग हैं, जो उनको लगता है कि सारा ज्ञान का भंडार सिर्फ उनके पास है,
ये जो कांग्रेस इकोसिस्टम, जिसे लगता है कि सारे अच्छे लोग ही उनकी पार्टी, उनके गैंग में शामिल हैं और बाहर का कोई भी शख्स वो भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल नहीं हो सकता, इस तरह की इसको कह सकते हैं हेट पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, उसको ये एक बहुत करारा जवाब है। दूसरी बात, इसका असर केरल के चुनाव में ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में, भारतीय जनता पार्टी के इमेज के ऊपर एक अच्छा असर पड़ने वाला है कि जब केरल का यूथ, केरल के पढ़े लिखे लोग ये समझेंगे कि श्रीधरन ऐसे लोग अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं केरल के, तो वो किस तरह का विकास कर पाएंगे, वो भी बिना किसी भ्रष्टाचार के। यानी कि ई श्रीधरन को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि केरल विधानसभा चुनाव के लिए अब पार्टी ने कमर कस ली है। उधर पाकिस्तान में चीन की कोरोना वैक्सीन से बवाल मच गया है। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चीन द्वारा उपलब्ध कराए गए टीकों से वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन चीनी वैक्सीन लेने के बाद भी 3 लोगों के संक्रमित होने की खबर सामने आई है और ये लोग और कोई नहीं बल्कि हेल्थ वर्कर्स ही हैं जो लाहौर के मायो अस्पताल में काम करते हैं। डॉक्टर मनीष, वैसे तो चीन पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहता है कि उसकी वैक्सीन काम कर रही है, लेकिन यहाँ जो उसके कारनामे सामने आ रहे हैं उसके बाद तो उसकी वैक्सीन को ही सवालों के घेरे में देखा जा रहा है। देखिए, चीन जहाँ जहाँ भी अपनी वैक्सीन भेज रहा है वहाँ से इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि वो बहुत ही बिल्कुल यूजलेस सा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चीन ने अब तक उसके जो रिसर्च है, उसका जो पूरा जो ज़रूरी जो उसका जो वेरिफिकेशन का जो तरीका है वो बिल्कुल गुप्त रखा है। श्रीलंका में भी यही हाल हुआ। श्रीलंका वाले होशियार थे, वो चालाक थे, उन्होंने कहा कि वो सारे रिसर्च जो है आप पेपर जमा करें, 3rd फेज में क्या रिजल्ट्स आए वो हमें बताएं। चीन ने बताने से मना कर दिया तो श्रीलंका ने उस वैक्सीन को ही लौटा दिया। कई सारे देश में इस तरह से चाइनीज़ वैक्सीन को लौटाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान तो एक भिखारी मुल्क है, इसे फ्री में वैक्सीन चाहिए, तो फ्री में वैक्सीन मिलेगी तो ओरिजिनल तो माल मिलेगा नहीं। और चीन पहले भी पाकिस्तान के साथ इस तरह का मजाक कर चुका है। जब पाकिस्तान के पास पीपी किट नहीं थे, जब मास्क नहीं थे, तो मालूम चला कि वहाँ पे अंडरगारमेंट्स के द्वारा जो जिससे बनते हैं उसी का मास्क बना करके पाकिस्तान भेज दिया गया था। तो अब ऐसा लग रहा है कि चाइनीज़ वैक्सीन जो पाकिस्तान पहुँच रहा है उसमें नमक पानी है। सोशल मीडिया में आप जाएँ तो इस तरह के मजाक पाकिस्तान में खूब चल रहे हैं। और तो और जो पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ के टेलीविजन डिबेट्स में भी ये बात सब लोग कह रहे हैं कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है उससे कोई असर नहीं हो रहा है। और इस तरह की खबरें आने के बाद कि चाइनीज़ वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो जाता है, तब तो पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत का सबब बन गया है। यानी कि जिस तरह की खबरें चीनी वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान से सामने आ रही है, उसके बाद चीन की सोशल मीडिया पर तो फजीहत हो ही रही है, साथ ही पाकिस्तान में भी भगदड़ मची हुई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।